प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अपन एक महत्वपूर्ण शीर्षक पर बातचीत करने जा रहे हैं। स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष तीनों कक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा आज का वीडियो। आज अपन बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के परिचय को लेकर कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका मोटे मोटे तौर पे हम इसका परिचय जानेंगे कि इतिहास में कौन कौन से काल हैं, क्या क्या समय अवधि रही है, कौन कौन से कालों में कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं, कौन कौन रचनाकार हुए, आदि सारी जानकारियाँ अपन इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप अपने नोटबुक में एक एक बात अच्छे से नोट करते रहिएगा। ये परिचय फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों कक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप हेडिंग डालिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इतिहास। सर्वप्रथम अपन इतिहास शब्द के सामान्य अर्थ जानेंगे। इति और हास से मिलकर क्या बनता है? इतिहास। इतिहास से आशय अपन ये ले सकते हैं कि अतीत में घटी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इति यानी समाप्ति, जो चीज़ें पूर्व में हो चुकी हैं, है ना, उन्हीं बातों का क्रमबद्ध हम अध्ययन करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं ना। तो अपन एक पंक्ति में कह सकते हैं कि अतीत में घटी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो आप यहाँ समझेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन सा काल रहा है? तो अपन क्या कहेंगे? आदिकाल। आदिकाल, ठीक है। आदिकाल किस कालखंड के नाम से, किस कालखंड को अपन आदिकाल नाम दे रहे हैं? तो आप यहाँ ध्यान रखना कि आदिकाल जो है वो 1070 से 1375 ये विक्रम संवत है। ये ज़रूर ध्यान रखें, विक्रम संवत। ईस्वी और विक्रम संवत में अंतर मैं आपको अभी बता दूंगा कि ईस्वी और विक्रम संवत में क्या अंतर होता है। तो पहले आप जानेंगे 1070 से लगा के 1375 तक का जो कालखंड है वो कालखंड किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अपन क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। ठीक। दूसरा कौन सा भाग आता है? तो दूसरा काल आता है भक्ति काल। पहला आदिकाल, दूसरा आता है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा आप ध्यान रखें, ये भी विक्रम संवत ही बता रहा हूँ मैं। 1375 से लगा के 1700 विक्रम संवत। ठीक है। ये जो समय रहा है उस समय को अपन किस नाम से जानते हैं? तो इस समय को अपन जानते हैं भक्ति काल के नाम से। तीसरा जो काल रहता है उसे अपन क्या नाम देते हैं? रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा क्या रही है? तो रीतिकाल जो है वो कब से कब तक का काल माना जाता है? तो आप कहेंगे 1700 विक्रम संवत से लगा के 1900 तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? रीतिकाल। और रीतिकाल के बाद में कौन सा युग आता है? तो हम कहेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल। और आधुनिक काल की समय सीमा क्या रही है? तो आप ये कहोगे कि 1900 से लगा के अब तक, यानी वर्तमान समय जो है वो क्या कहलाता है? आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आप बात समझ गए कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? तो आप कहेंगे 4 कालखंडों में। कौन कौन सा? नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। ठीक है। अब देखिए ये जो समय लिखा है, मैंने क्या लिखा है? विक्रम संवत। अभी अपन जो विभाजन पढ़ रहे हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पढ़ रहे हैं। अब विक्रम संवत और ईस्वी सन दोनों में आप अंतर जानते हैं, कितने वर्षों का अंतर होता है? तो आप कहेंगे 57 सालों का क्या होता है? अंतर। विक्रम संवत जो है वो 57 साल आगे चलता है, ईस्वी सन 57 साल पीछे। यानी मैं यूँ कहूँ कि 1070 में से आप कितने माइनस करेंगे? 57। तो अपने पास क्या आ जाएगा? ईस्वी सन आ जाएगा।
ईस्वी सन के अंदर अपन 57 प्लस करेंगे तो हमें हमारे सामने क्या आ जाएगा, विक्रम संवत। तो आप खास तौर पे समय को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप विभिन्न बुकों में पढ़ेंगे तो कहीं ईस्वी सन मिलेगा, कहीं विक्रम संवत मिलेगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। दोनों में अंतर कितने वर्षों का है, 57 वर्षों का। यानी 1070 में से आप 57 घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईस्वी सन आ जाएगा। तो ये 4 हिंदी साहित्य के इतिहास को अपन कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में। चारों भाग आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि समय या कालखंड क्या क्या रहा है। चारों 1070 से लगा के अब तक की जो यात्रा है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक एक काल को अपन अलग अलग पढ़ेंगे कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य हुए। आदिकाल में जैसे आपने सुना होगा सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य है। तो ये सारे साहित्य किस कालखंड में सामने आते हैं, तो आदिकाल में सामने आते हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे अपन बातचीत करें और ये कहें कि आदिकाल की प्रमुख विशेषता क्या रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये काल क्या है, ऐतिहासिकता प्रधान रहा है। क्योंकि जो आप इतिहास में हर्षवर्धन का युग पढ़ते हैं वहीं से हिंदी साहित्य में आदिकाल का प्रारंभ होता है। तो इस समय जो है वो साम्राज्यवादी नीतियाँ या अपने राज्य को महत्वाकांक्षी राजा जो होता था उसके महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होती थी। तो ये सारी बातें आती है, तो अपन कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि आदिकाल में ऐतिहासिकता प्रधान युग रहा है। ऐतिहासिकता के बाद जब अपन भक्ति काल की बात करेंगे तो भक्ति काल में अपन ये कह सकते हैं किसकी प्रधानता रही है, भक्ति की प्रधानता रही। जैसे आपने सगुण, निर्गुण, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा ऐसे नाम आप लोगों ने सुने होंगे, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, है ना। तो ये सब का रोल किसमें रहता है, भक्ति काल में। तो आदिकाल में आप कहेंगे ऐतिहासिकता प्रधान काल रहा है, भक्ति काल में आप कहेंगे भक्ति प्रधान युग रहा है। ऋतुकाल थोड़ा सा जो है वो आप देखेंगे तो ऋतुकाल में थोड़ा सा आपको इन कालों से हटकर कुछ बातें मिलेगी, यानी दरबारीपन। यहाँ पर जितने भी कवि हुए हैं वो किसी न किसी राजा के दरबार में दरबारी हुआ करते थे, और उन कवियों ने जो कार्य किया वो अपने चाटुकारिता का कार्य किया, एक तरह से कहें ये अपने राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। जैसे कवि भूषण का नाम आपने सुना होगा, है ना। कवि भूषण वो उन्होंने शिवाजी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है और काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी उन्होंने किया है। तो दरबारीपन की प्रधानता किस कालखंड में आ जाती है, ऋतुकाल में। आधुनिक काल में की बात करें तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, थोड़ा सा राष्ट्रीय प्रेम या राष्ट्रीय जागरण का जो युग रहा है वो कहाँ हम कह सकते हैं, आधुनिक काल में। क्योंकि आधुनिक काल में द्विवेदी युग जो था या भारतेंदु युग जो था, यहाँ पे थोड़ा सा राष्ट्र प्रेम की बातें, राष्ट्रीयता की बातें, समर्पण भाव राष्ट्र के प्रति होना, राष्ट्र से प्रेम करना, ये सारी बातें हमें कहाँ देखने को मिलती है यहाँ। जैसे आप लोगों को भी विदित है कि एक सरस्वती पत्रिका आई थी द्विवेदी युग में। सरस्वती पत्रिका इस युग की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है, और उस पत्रिका ने जन जागृति के बहुत प्रयास उसके माध्यम से किए गए थे। तो एक तरीके से आप मोटे मोटे तौर पर ये समझ गए कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालों में विभाजित है, 4 कालों। कौन कौन से हैं तो आप बता सकते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, ऋतुकाल और आधुनिक काल। समय सीमा पूछे तो आप कह सकते हैं कि आदिकाल की समय सीमा ये रही है, भक्तिकाल की इस कालखंड को भक्तिकाल कहते हैं, ये ऋतुकाल है और ये आधुनिक काल है, ठीक है। और प्रमुख विशेषता की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐतिहासिकता प्रधान युग रहा है, ये भक्ति प्रधान युग रहा है, इसमें दरबारीपन रहा है, और इसमें राष्ट्रीय प्रेम और जन जागृति के कार्य ज़्यादा हुए। तो मैं यहाँ लिख दूँ, अगर विशेषता के तौर पे अपन बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐतिहासिकता प्रधान युग रहा है, ठीक है। कौन सा, आदिकाल। इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, ऐतिहासिक बन जाता है, ध्यान रखना। ऐतिहासिक में मूल शब्द होता है इतिहास, और एक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है, ऐतिहासिकता। कौन सा प्रत्यय होता है, तो ये तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण है ना। साथ साथ थोड़ा व्याकरणिक जानकारी भी अपन लेते रहेंगे। इतिहास में एक जोड़ा तो ऐतिहासिक बना है ना, और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। भक्ति काल की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि किस भाव की प्रधानता रही है, तो भक्ति की प्रधानता रही है। यहाँ हमने कह दिया ऐतिहासिकता की प्रधानता रही। ऋतुकाल की अगर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें दरबारीपन देखा गया है, दरबारीपन, ठीक है। इसमें भी आपको मैं बता दूं कि 3 धाराएं हुई थी, रीति सिद्ध, रीति मुक्त
और रीतिबद्ध है ना, 3 धाराओं में कई आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इनको 3 भागों में बांटे थे कवियों को, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। आधुनिक काल की अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीयता प्रधान युग रहा है, ठीक है। और राष्ट्रीयता के साथ साथ इसमें जन जागृति के कार्य भी हुए हैं, है ना, जन जागृति के कार्य भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें अपन कर सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे हम हिंदी साहित्य को, इतिहास को इन 4 कालखंडों में बांटकर अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इन बातों को नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। और फिर अपन एक एक काल को पढ़ते हैं। अब अपन आगे अगर बात करें तो पहला आदिकाल, ठीक है। थोड़ा आदिकाल को समझते हैं कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिएगा आदिकाल। और आदिकाल की समय सीमा मैंने आपको बता ही दी है, कब से कब तक की रही है आदिकाल की, तो 1070 से लगा के 1375, ठीक है। ये विक्रम संवत है। ईस्वी सन निकालना है तो आप इसमें से 57 घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ईस्वी सन मिल जाएगा। आदिकाल को अगर अपन को गहराई से समझना है तो अपन को इसको जितने प्रकार का साहित्य यहाँ देखने को मिलता है उन सब साहित्यों की जानकारी लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि सिद्ध साहित्य, आपने भी इस शब्द को सुना होगा, है ना, कौन सा नज़र आता है हमें, सिद्ध साहित्य था। एक आपने नाम सुना होगा नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। एक आपने सुना होगा जैन साहित्य, जैन साहित्य। एक आपने सुना होगा सिद्ध हो गए, नाथ हो गए, जैन हो गए, रासो साहित्य। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं रासो साहित्य से, खासकर रासो नामकरण को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में तो। और लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। और आप यहाँ एक और कह सकते हैं गद्य साहित्य, गद्य साहित्य। ये इतने प्रकार का जो साहित्य है ये हमें किस युग में देखने को मिलता है, तो आदिकाल में। कौन कौन सा है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो, लौकिक और गद्य साहित्य। इन भागों में अपन आदिकाल को विभाजित करके आदिकाल को अच्छे से अपन समझ सकते हैं। लेकिन आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। हम उतनी बात करेंगे जितनी अपने पाठ्यक्रम में बातें पूछी जाती हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या आप लोगों को पता हो तो सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो सिद्ध कुल कितने हुए हैं, तो 84 सिद्ध हुए हैं। कितने हुए हैं, 84। सिद्धों की संख्या कितनी मिलती है, 84 सिद्ध मिलते हैं। जैसे नाथ है, नाथ साहित्य में नाथों की संख्या कितनी मिलती है, तो नाथ कितने हुए हैं, 9 नाथ हुए। अब सिद्ध साहित्य में सिद्धों ने क्या किया, सिद्धों के नाम के लिए मैं आपको एक वर्ण बता देता हूँ कि जिस जहाँ पे आपको क्या लिखा मिल जाए, नाम के बाद में पा मिल जाए, वे सारे क्या थे, सिद्ध। जैसे कणप्पा है, लुईपा है ना, सरहपा है, ये सारे लोग किस समय में आते हैं, सिद्ध साहित्य में। सिद्ध अपने नाम के अंत में क्या लगाया करते थे, पा लगाया करते थे, है ना। सरहपा बहुत चर्चित नाम है, उनके बहुत सारे नाम मिलते हैं। केवल उनका नाम अपन को सरहपा ही नहीं है बल्कि 5-7 नाम मिलकर उनके देखने को साहित्य में हमें मिलते हैं। और ये सिद्ध जो थे ये क्या टोने टोट के ज़्यादा किया करते थे, इनमें स्वार्थी भावना, स्वार्थ ज़्यादा व्याप्त था। तो ये लोग समाज से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज को थोड़ा अंधविश्वास की तरफ धकेलने का इन्होंने कार्य किया था। यानी टोने टोटके करना, जादू टोने वाली जो बात आ जाती है, और जैसे तैसे लोगों को एक अंधविश्वास में डाल के अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, ये काम जो थे वो कौन ज़्यादा करते थे, तो ये सिद्ध लोग ज़्यादा किया करते थे। फिर जो नाथ आए, नाथ ठीक सिद्धों के विपरीत थे। जैसे आपने मत्स्येंद्र नाथ का नाम सुना होगा, इनके प्रवर्तक गोरखनाथ जी का नाम सुना होगा, है ना। तो ये 9 कुल नाथ कितने हुए थे, 9 नाथ हुए थे। तो नाथों ने समाज को सुधारने का काम किया था। इन लोगों की जो स्वार्थी प्रवृत्तियाँ थी उनके विरोधी अगर कोई बोला था तो वो कौन थे, नाथ थे। और एक तरह से मैं ये भी कह दूँ कि नाथों ने सिद्धों को समाज से भगाने का काम किया और समाज को यथार्थ से परिचित कराने का कार्य किया था।
आज भी अपन देखते हैं तो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसको महामंदिर कहते हैं और वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो ये बातें अपन को कहाँ देखने को मिलती है? नाथ साहित्य में। एक तरह से नाथ समाज के लिए वो सकारात्मक कार्य किया था और सिद्ध जो थे वो नकारात्मक भाव के थे। जैन साहित्य में आपने देखा होगा है ना, जैसे श्रावकाचार, देवसेन रचित एक रचना आती है श्रावकाचार, जैन साहित्य में लिखी गई है ना। उपध्यायी का आपने जिनदत्त सूरी का नाम सुना होगा। तो ये इन लोगों का संबंध किससे था? जैन साहित्य से था। रासो साहित्य की बात करें तो बिसलदेव रासो है, खुमान रासो है, ऐसे पृथ्वीराज रासो है, ऐसे आपने बहुत सारे रासों के नाम सुने होंगे जिसमें राजा महाराजाओं की वीरता की बातें बहुत की गई है ना। चारण पाठों ने बहुत बखूबी उसका वर्णन किया है। तो ये चीज़ें अपन को कहाँ देखने को मिलती है? रासों में। लौकिक साहित्य जो लोक व्यवहार को ध्यान में रख के लिखा गया था। गद्य साहित्य भी इसमें देखने को मिलता है ना। आदिकाल में हमारे को चंपू काव्य भी देखने को मिलता है। जैसे रोड़ा कवि थे, उन्होंने गद्य पद्य मिश्रित एक रचना लिखी थी, राउलवेल है ना, उसके रचनाकार रोड़ा थे, उसे हम चंपू काव्य की श्रेणी में लेते हैं। तो उसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो ये सारी बातें मोटे मोटे तौर पे अपन एक सामान्य परिचय देख रहे हैं। अभी तक अपन इसको कोई गहराई से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हम जान रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो जैन साहित्य को साहित्य की श्रेणी में ही नहीं माना, केवल इनको क्या कहते, धार्मिक उपदेश मात्र के साहित्य की विधा से इसको बाहर भी रखा था। तो आप ये ध्यान रखें कि जब अगर आप आदिकाल पढ़ते हैं तो आपको किस किस साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का, लौकिक और गद्य साहित्य का। ये सारे विभाजन अगर अपन अच्छे से जानते हैं तो हम किससे परिचित हो जाते हैं? आदिकाल से परिचित हो। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप हिंदी साहित्य के 4 कालों की बात, आदिकाल में इतने तरह के साहित्य वाली बातें ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।